जय हिंद प्यारे बच्चों। कक्षा 10 के बच्चों के सम्मुख आज हम पुनः करीब हफ्ते 10 दिन के पश्चात उनकी जो पाठ्य पुस्तक है हिंदी की क्षितिज में निहित कविता उत्साह, जो कि पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जो कि वो कवियों के सूर्य कहे जाते हैं और बड़े ही क्रांतिदर्शी कहलाते हैं। इनका जन्म जो है वो महिषादल में सन 1899 में हुआ। वो मूलतः गढ़कोला उन्नाव जिला के रहने वाले थे और निराला की शिक्षा 9वीं तक महिषादल में हुई थी। उन्होंने स्वाध्याय से संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी भाषाओं को ग्रहण किया था। उसी के अध्येता थे। वे संगीत और दर्शन शास्त्र को उन्होंने अपनाया था और उस पर तमाम कविताओं और तमाम कहानियों की रचना भी की। चूँकि 1899 में इनका जन्म हुआ था, तो कवि जो है वो अपने काल से अवश्य प्रभावित होता है। तो आप जैसा कि आप जानते हैं कि ये अंग्रेज़ों का कार्यकाल था और हिंदी में भी जो हिंदी का इतिहास कहता है कि उस समय भी तमाम परिवर्तन हुए, जिसमें आधुनिक कविता के रूप में छायावाद सामने आता है और छायावाद को रहस्यवाद की भी संज्ञा दी गई है। और इसमें मानवीकरण, अलंकार और प्रकृति की तमाम रहस्यवादी बातों को लेकर तमाम कवियों और कवित्रियों ने अपनी रचना को प्रस्तुत किया और हिंदी साहित्य को समृद्ध करने की चेष्टा की है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, जैसा कि आप जानते होंगे, वो छायावाद के एक बहुत ही दृढ़ स्तंभ कहलाते हैं। इनकी रचना की विशेषता यही होती है कि इनकी हर कविता में आपको उत्साह दिखेगा, क्रांति दिखेगी। क्रांति इस संदर्भ में कि समाज में जब पुरानी चेष्टाएं, पुरानी परंपराएं जब समाज का शोषण कर रही हों, तो उस समय परिवर्तन की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। जैसा कि वर्तमान समाज में भी आप देख रहे होंगे कि विद्यार्थियों का क्या हाल है और जंतर मंतर पे जो आप देख रहे हैं वो शिक्षा में परिवर्तन को लेकर एक आगाज़ किया गया है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने देखो, कविता किसी भी काल में लिखी गई हो वह कालजयी सिद्ध होती है और क्रांतिदर्शियों के अंदर यदि क्रांति यानी पुरातन, जिसका कि कहीं कोई मतलब नहीं होता, पुरातन परंपराओं का कहीं कोई अर्थ नहीं होता, ऐसे पुरातन पंथी बातों को स्वीकार आधुनिक युग के नवचेतना वाले लोग स्वीकार नहीं करते हैं। तो इसी संदर्भ में सूर्यकांत त्रिपाठी जी ने एक और कविता लिखी जिसका नाम है बादल। वो भी पूरी तरीके से क्रांति की चेतना को लेकर वो लिखी गई कविता है, जिसमें कि बादल को आह्वान करके, बादल को प्रतीक रूप में लाकर मजदूर किसानों और बादल को लेकर इन्होंने कविता लिखी है, जिसकी कुछ पंक्तियाँ इस प्रकार हैं। बादल को तिरते देखा है, तिरती है समीर सागर पर, बादल को तिरते देखा है। तो वो कविता आपकी अलग है और उसमें क्रांति की चूँकि मूलतः बातें की गई हैं, लेकिन यह जो कविता है आपकी उत्साह, इस कविता में जो बातें कही गई हैं वो हर बच्चे के मन में उत्साह का भाव होना चाहिए, हर व्यक्ति के मन में उत्साह का भाव होना चाहिए और पौराणिक परंपराओं को त्याज्य समझकर यदि वर्तमान युग में वो सटीक नहीं बैठ रही हैं तो उनको त्याग देना चाहिए। तो उत्साह और क्रांति में
ये दोनों शब्द एक दूसरे के पूरक हैं। उत्साह नहीं तो जीवन नहीं, आशा नहीं तो जीवन नहीं। इसलिए बादल जो है, जो कि वर्तमान समय चल रहा है, आप लोग देख रहे होंगे कि वर्षा ऋतु सामने है और वर्षा के बादल कहीं भी कड़क रहे हैं, गरज रहे हैं, बरस रहे हैं। अपने गर्जन तर्जन से चारों तरफ विप्लवकारी बाढ़ को लेकर वो उपस्थित हो गए हैं और कहीं कहीं पर सूखा भी पड़ा है। तो इस समय जैसा कि कहा जा रहा है कि भारत से लेकर चीन तक 10,000 से ऊपर किलोमीटर तक बादल के मोटे परत भारत से चीन तक छाए हुए हैं और आने वाले दिनों में वो लगातार मूसलाधार बारिश होकर रहेगी। तो उत्साह कविता में जैसा कि कहा गया है, ये जो बादल है ना, बादल का मानवीकरण किया गया है और बादल का आह्वान किया गया है। और बादल को संबोधित करते हुए कविश्रेष्ठ ने कहा कि बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन, धाराधर ओ बादल गरजो। बादलों को संबोधित करते हुए कवि ने कहा कि हे बादल, अब जो है अपनी गर्जन तर्जन से पूरी दुनिया में उत्साह का संचार कर दो। विशेषकर हमारे कृषकों के हृदय में आशावादी चेतना को जागृत आप कर दीजिए। घेर घेर यानी पूरे आकाश मंडल को आप घेर लें और घेरने के बाद तीव्र गति से आप बरसना शुरू कर दें। धाराधार ओ, धाराधार का मतलब होता है मूसलाधार, पारावार, यानी आपकी गर्जन तर्जन में ऐसी क्षमता, बहुत ही विराट क्षमता हो जो कि धाराधार वो वर्षा होने लगे। ललित ललित काले घुंघराले, वो बादल को एक बच्चे के रूप में भी कवि ने यहाँ पर देखा है। ललित का अर्थ होता है लालिमा युक्त और सांस्कृतिक चेतना से युक्त। तो बादल जो है, बादल का चेहरा वो लालिमा युक्त है, कोमल है। बादल बरसते हैं, गरजते हैं, बरसते हैं, तो सबके मुख पर कोमलता और लालिमा छा जाती है। और चूंकि बादल वो काले काले होते हैं, तो उसके लिए कहा गया कि जैसे छोटा बच्चा अगर देखा जाए तो उसके बाल एकदम काले घुंघराले दिखाई देते हैं, वैसे ही ऐसे काले बादलों वाले हे बादल, तुम तो नव जीवन लेकर उपस्थित होते हो। जैसे नन्हे बच्चे का जन्म होता है तो चारों तरफ ये खुशी का पैगाम भेज दिया जाता है, ढोल नगाड़े बजाए जाते हैं और सब चारों तरफ खुशियाँ बांटी जाती हैं, लड्डू मिठाई बांटे जाते हैं कि हमारे घर में एक सुंदर स्वरूप वाले, कोमल भाव वाले एक सुंदर बालक का जन्म हुआ है। तो हे घुंघराले काले बालों वाले बादल, आप गरजिए, बरसिए और लोगों के मुखारविंद पर वो खुशी का वो जो है चेतना लेकर उपस्थित होइए। फिर आगे कवि कहता है, बाल कल्पना कैसे पाले। जैसे बादलों को अब एक नए प्रतीक के रूप में इसमें दिखाया गया है कि बाल माने बालक, बच्चे, कल्पना माने इमेजिनेशन। तो जैसे बच्चों के मन में तमाम जब उनको पढ़ाई के लिए शुरुआत किया जाता है और उनको तमाम रंगीन किताबों से अवगत कराया जाता है, विद्यालयों में तमाम चित्रकारी की जाती है और उनसे कहा जाता है कि इसी को ध्यान में रखकर अपने इमेजिनेशन पावर को बढ़ाइए, यानी कि अपनी कल्पना से आप नए चित्र का निर्माण कीजिए। तो बालकों के मन में नई नई छवियाँ, नई नई कल्पनाएं जागृत होती हैं, जिससे वो देश को विकसित कर देते हैं। उसी प्रकार
हे बादल, तुम तो एक बच्चे की कल्पना के समान वो पालित और पोषित हो, और उसी प्रकार से आप अपनी कल्पना को लेकर इस धरती पर रहने वाले लोग आपके जल से तमाम तरह के ऊर्जा को वो अपने मन में धारण किए हुए ऊर्जावान होकर नई नई मशीनों का निर्माण करें, नए नए विकास के मार्ग को वो खोल सकें, नए नए सिंचाई के मशीन का उद्घाटन कर सकें, उनका नया आविष्कार कर सकें। तो यह बालकों की कल्पना के समान है बादल, तुम्हारी वर्षा में ऐसी शक्ति निहित है। आगे कवि का कहना है, विद्युत छवि उर में कवि नव जीवन वाले। हे बादल, आप तो नवीन जीवन लेकर उपस्थित होते हैं, क्योंकि गर्मी का दिन समाप्त होता है। गर्मी में पूरी दुनिया त्राही त्राही करती है, और बादल जब बरसते हैं तो वो क्या होता है, ऐसा लगता है कि नवीन जीवन लेकर बादल उपस्थित हो गया है। और बादल जब बरसता है तो उसके पहले का दृश्य इसमें प्रस्तुत करते हुए कवि कहता है, विद्युत छवि उर में। हे बादल, तुमने तो अपने हृदय में सौदामिनी की सुंदर लताओं को लेकर तुम उपस्थित होते हो। देखने में वो बहुत ही सुंदर जान पड़ता है। सौदामिनी माने विद्युत, यानी कि बिजली जो कड़कती है। फिर आगे कवि कहता है, वज्र छिपा नूतन कविता। हे बादल, तुम्हारे हृदय में विप्लवकारी चेतना है। तुम वज्राघात करने के समान हो। तुम वज्र की तरह प्रहार कर। जब बादल बहुत तीव्र गति से बरसते हैं तो लगातार बरसते बरसते वो चारों तरफ वातावरण को जलमग्न कर देते हैं। ऐसा लगता है कि बादल जो है अपने गर्जन तर्जन से वो इंद्र भगवान को भी वो अपने वज्र को इंद्र भगवान से वज्र नामक हथियार को लेकर वह गरजने और तड़पने लगते हैं, और धरती पर मूसलाधार कैट्स एंड डॉग्स वाली बरसात होने लगती है। तो तुम्हारे हृदय में वज्र भी छिपा होता है। और नूतन कविता, ये कविता तो कल्पना के बिना पूरी नहीं की जा सकती। तो कवियों को भी संदेश दिया गया है इसमें कि जब भी आप बादलों को देखें और बादलों के प्रभाव को देखें तो आपके हृदय में नूतन कल्पना बादल को लेकर जागृत हो। तो हे बादल, तुम्हारे अंदर असंख्य नवीनतम कल्पना वाली कविता आपके हृदय में छिपी हुई है। तो हम कवियों के हृदय में भी नई नई कल्पनाएं जागृत हो सकें। फिर भर दो नूतन कविता से हमारा हृदय भर दीजिए। बादल गरजो। हे बादल, अपने वज्राघात से इस धरती पर रहने वाले निदाग से लोग मुक्ति पा जाएं। निदाग का अर्थ होता है गर्मी, गर्मी की तपिश। फिर आगे कवि कहता है, विकल विकल उन्मन थे उन्मन। ये विकल का अर्थ होता है व्याकुल। पूरी धरती में जो ग्रीष्म ऋतु आती है तो ग्रीष्म ऋतु में चारों तरफ लोग गर्मी से बेहाल, व्याकुल और परेशान हो जाते हैं, और उनका हृदय उन्मन हो जाता है, मन नहीं लगता, वो घर से बाहर नहीं निकलते हैं, और उनका विकास अवरुद्ध हो जाता है, और सूरज की गर्मी से वो उसके ताप से, उसकी तपिश से लोगों के हृदय में व्याकुलता आ जाती है। फिर आगे कवि क्या कहता है, विश्व के निदाग के सकल जन। इस संसार के सभी लोगों के, पूरे विश्व के लोगों में निदाग का अर्थ होता है गर्मी। गर्मी से सभी लोग व्याकुल हो गए हैं, उन्मन हो गए हैं, उनका मन घर में नहीं लग रहा है, वो घर से बाहर निकलना चाहते हैं, थोड़ी
वातावरण में आर्द्रता चाहते हैं, नमी चाहते हैं, खुशहाली चाहते हैं। बादल तो खुशहाली को लेकर उपस्थित होता है, सबके हृदय में नव जीवन का संचार होने लगता है। फिर आगे कवि कहता है, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन। जब आकाश में बादल गरजते हैं, छाते हैं, तो ऐसा लगता है। रामधारी सिंह दिनकर जी ने एक कविता की एक पंक्ति में लिखा है, वो मुझे याद आ रही है कि पक्षी और बादल न जाने कहाँ से आते हैं। ऐसा लगता है कि एक देश से दूसरे महादेश तक वो चले आते हैं। तो पक्षी और बादल की उड़ान का क्या कहना, वो तो उड़ान भरते भरते एक देश से, एक द्वीप से महाद्वीप, महाद्वीप से महादेश तक वो तैरने लगते हैं। पूरे आकाश मंडल को वो घेर लेते हैं। तो वो अज्ञात दिशा से अनंत अनगिनत बादल, घनघोर बादल छा जाते हैं। तप्त धरा जल से, फिर यह धरती जो है वो सूरज की गर्मी से वो तप्त धरा, वो तप्त तवे की भांति वो जल रही है। हे बादल, अब गरजिए, बरसिए और जल से इस धरती के आंगन को वो तृप्त कर दीजिए। चारों तरफ हरियाली और खुशहाली का वातावरण आ जाए और पूरी धरती को शीतल कर दो। जितने भी जीव जंतु हैं, सबकी आत्मा को हे बादल आप तृप्त कर दीजिए। हे बादल, आप पुनः गरजिए, बरसिए और सबके हृदय में नव जीवन का संचार कीजिए। तो इसी के साथ यह कविता, उत्साह नामक कविता, जो पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है, वो समाप्त होती है। और इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अगली कविता के साथ पुनः मैं अगले दिन उपस्थित होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये व्याख्या समझ में आती है तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपनी कॉपी में इसकी व्याख्या को पुनः लिख सकते हैं। अपने प्रश्नों को भी मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।